नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, ब्रिक्स में तो भारत का दबदबा रहा है। कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए कि आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा हुई है और दो टूक उन देशों को मैसेज भी दिया गया है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। मंजू जी, आपने बरोबर बोला है। आतंकवाद के मुद्दे पे बहुत अहम एक तरह से स्टेटमेंट आया है और जिसके अंदर जो 26 हिंदू पर्यटकों को मारा गया था उसका कंडेमनेशन हुआ है। और भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसका मेंशन किया जाए एक्सप्लिसिटली। मतलब आप खुल के बोलिए उनका नाम। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटेंसेस में रख दीजिए या एक तरह से मतलब एक तरह से उन्होंने बोला है कि खुल के बोलने की बात, खुल के बोलने का वक्त आ चुका है। और एक चीज बोल दिया है कि विक्टिम्स और स्पॉन्सर्स एक जैसे नहीं हो सकते। और उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोल दिया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेररिस्ट सेफ हेवन, इन सब की बातें भी की है। और इसके अंदर एक्सप्लिसिटली उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है। देखिए, नाम नहीं लिया पर उस डायरेक्शन उधर ही गया है। और इनफैक्ट एक तरह से ये एक तरह से सुई चाइना की तरफ भी गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको मालूम है हमारे आर्मी से एक ब्रीफिंग आई थी कि हमें एक तरह से वॉर जो था, सिर्फ हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ा, हमने पाकिस्तान के अलावा चाइना, टर्की और अजरबैजान भी इन्वॉल्व थे। और इस हिसाब से एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन आ चुका है। और G7 के बाद आपने देखा है कि वहां पे भी पहलगाम का एंडोर्समेंट हुआ है और आज ब्रिक्स के अंदर भी एंडोर्समेंट हो चुका है। जिस चाइना ने एससीओ समिट में पहलगांव के रिलेटेड जो डिक्लेरेशन में उन्होंने नाम नहीं डाला था और उन्होंने बलूचिस्तान का डाला था, उधर उनके एक तरह से मुंह की खानी पड़ रही है। और आज पीएम मोदी ने बता दिया है कि उनका जो कद है, स्टेचर है, वो जी जिनपिंग से कहीं बड़ा है। आप देखिए कि उनको 25 अवार्ड मिल चुके हैं आज की डेट में अराउंड द वर्ल्ड। द हाईएस्ट ऑनर ये किसी को नहीं मिला है। और आप ये देखिए ना कि इस मीटिंग में उन्होंने जिस हिसाब से सेंटर स्टेज दिया है, जिस हिसाब से उन्होंने ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ गर्मजोशी से स्वागत किया है उनका, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट और भारत के नरेंद्र मोदी इस साल ब्रिक्स का जो लीडरशिप है वो चार्ज भी ले रहे हैं। और अगले साल आपको मालूम है 2026 में भारत होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट को। तो एक बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है जिसमें टेररिज्म को लेके भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट बात की है। और इन्होंने एक तरह से पाकिस्तान इन स्पेसिफिक, चाइना इन जनरल और इनडायरेक्टली अमेरिका को भी बोल दिया है। और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अमेरिका को खुद एंडोर्स करना पड़ा G7 के अंदर भी पहलगांव, और यहाँ पे भी ब्रिक्स के अंदर जो चाइना स्को में नहीं कर पाता था उसको भी एंडोर्स करना पड़ गया। ये बहुत बड़ी जीत है भारत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि आप ये देखिए ना कि पीएम मोदी ने क्या कहा कि वो देश जो अपनी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद को गुड टेरर और बैड टेरर कहते हैं उनको भी संभलने की जरूरत है। और हम सब जानते हैं कि नाम तो नहीं लिया गया अमेरिका का, लेकिन अमेरिका ही है, उसकी नीति ऐसी रही है। आप देखिए ना, वो जो विदेश मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या कहा था, पिछले 4 दशक से हम आतंकवादी पैदा कर रहे हैं यूके और अमेरिका के कहने पर। तो उनको भी तो लपेट लिया पीएम मोदी ने, अमेरिका को। अंजू जी, आपने सही बोला है। उन्होंने अमेरिका को भी लपेट लिया है, चाइना को भी लपेट लिया है और पाकिस्तान को भी लपेट लिया है। अब देखिए, सब लोगों ने एक तरह से एंडोर्स कर लिया भारत का व्यू। और ब्रिक्स समिट में भी आप देखिए और G7 समिट दोनों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पांचों मेंबर्स है। भले ही अलग अलग हुआ है, दोनों जगह पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हिंदू सैलानियों के ऊपर, वो एक तरह से कंडेमनेशन कर दिया गया। ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो है स्टेप है। मेरा ये मानना है कूटनीतिक सर्कल्स में अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सर, इसीलिए शायद अमेरिका डर गया है, क्योंकि ब्रिक्स में अगर कोई देश आना चाहेगा, कोई नया देश होगा, उस पर 10% और ज्यादा टैरिफ लगाएगा अमेरिका। ये ऐलान तक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से डरे हुए हैं। आपने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन टाइम पे भी बोल दिया था कि जो कंट्रीज डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करेगी मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा।
उसके बाद आपने ये देखा कि आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 10% एडिशनल टैरिफ लगाने वाला हूँ। अब ये बात ऐसी है कि बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर आपको मालूम है जो अभी भी ट्रेड सेटलमेंट हो रहा है, लोकल करेंसीज में हो रहा है। और रशिया के ऊपर सैंक्शंस किसने लगाया? ईरान के ऊपर सैंक्शंस किसने लगाया? ये अमेरिका ने खुद लगाया। अगर वो नहीं करता तो रशिया एक तरह से डॉलर में सेटलमेंट करता, और रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स को वेस्ट ने एक तरह से फोरफिट करके रखा है, और उसका इंटरेस्ट पेमेंट वो यूज करते हैं यूक्रेन को फाइनेंस करने के लिए, वॉर अगेंस्ट रशिया। तो एक तरह से रशिया ने एक तरह से बोल भी दिया है कि हमारा जो 90% आज जो ट्रेड होता है वो रूबल्स में हो रहा है, और उन्होंने बोला है कि सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो स्विफ्ट के राइवल होना चाहिए। देखिए, बोलना इजी है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है भारत ने कभी भी डी डॉलराइजेशन को एक्सप्लिसिटली एंडोर्स नहीं किया, और एक तरह से वो दोनों जगह बेनिफिट्स ले रहा है। इनफैक्ट भारत के कारण ही ब्रिक्स के अंदर यूनिफाइड करेंसी नहीं आ रही है, भारत के कारण ही एक तरह से डी डॉलराइजेशन स्लो हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं ये बात, और एक तरह से इन्होंने चेतावनी दी है, ये चेतावनी एक्सप्लिसिटली है चाइना को। भारत के साथ उनके एक तरह से संबंध जो है हॉट एंड कोल्ड चलते जा रहे हैं। एक तरफ भले ही हम टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं, पर हम और अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए साथ में है, हम स्पेस पे साथ में है। आपने देखा होगा कि दलाई लामा का जो कल बर्थडे गया था, उसके अंदर सिर्फ इंडिया और अमेरिका ने उनको विश भी किया है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस भी है और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी है। ये जियोपॉलिटिक्स में चलता रहता है, डिप्लोमेसी में ये सब चलता रहता है। और एक मिनी ट्रेड डील वो लोग एक तरह से, अब मेरे नेक्स्ट 48 आवर्स में बात ऐसी भी बातें आ रही कि मिनी ट्रेड डील आ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आपको मालूम है, जो ट्रेड के हिसाब से जो नया टैरिफ की बात की थी, वो जुलाई 9 से अगस्त 1 बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे ये सिंबॉलिक इन नेचर है। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बोलना था, इसके लिए उन्होंने बोला है। इनफैक्ट भारत के कारण डी डॉलराइजेशन प्रोसेस को एक तरह से विराम लगा है। आप ये देखिए सर, ब्रिक्स में साउथ ग्लोबल पर ज्यादा फोकस किया गया है। ये कहा गया है कि साउथ ग्लोबल को लेकर डबल स्टैंडर्ड रहे हैं और उनके नफे नुकसान की ही बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रिक्स इज लाइक, अगर आप देखा जाए 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, 45% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 50% जो ग्रोथ रेट है वो ब्रिक्स के कारण आती है। और एक लाइन बनाया गया है जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात की गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है जो है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको छोड़ दिया जाए, अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सारी कंट्रीज आ जाते हैं। भारत उनकी वॉइस बन के निकला है। उन्होंने बोला है रिफॉर्म करना जरूरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये देखिए इस बार जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, इंडिया और ब्राजील की कैंडिडेसी फॉर परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एंडोर्स किया है चाइना और रशिया ने। ये बहुत बड़ी बात है। चाइना ने हमेशा एक्सप्लिसिटली कभी सपोर्ट नहीं किया था, इस बार उनको सपोर्ट करना पड़ा। ये और सेकंड, मोदी जी ने बोल भी दिया कि 21st सेंचुरी जो सॉफ्टवेयर है 20वीं सदी के टाइपराइटर में नहीं चल सकता। और उन्होंने एक और एक एनोलॉजी दी, उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो ग्लोबल साउथ के बगैर ये जो यूनाइटेड नेशंस है वो वैसा है कि जैसे एक तरह से ग्लोबल सिम कार्ड, जो मतलब मोबाइल नेटवर्क में कोई सिम कार्ड नहीं होने से, वैसे उन्होंने कंपैरिजन दे दिया। उन्होंने अहमियत डाली, उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बताया कि ग्लोबल साउथ को एक तरह से ग्लोबल जो वेस्ट है उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है अपने हिसाब से। उन्होंने बात की कार्बन एमिशन नॉर्म्स की, उन्होंने बात की कि कैसे आपने क्लाइमेट को एक तरह से कोल के अंदर द्वारा आपने खुद इसके अंदर क्लाइमेट चेंज करवाया है, और आज उसका जो प्यूनिटिव मेजर्स है आप साउथ पे डाल रहे हो। ये सब चीज उन्होंने क्लियर कट बोली है, रिफॉर्म्स की बात की है। उन्होंने एक तरह से बोला है कि ग्लोबल साउथ को आपको इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है, और एक तरह से वॉइस बन के निकले हैं, जिसमें उन्होंने एक तरह से देखा है। आपने ये देख लीजिए ना, उन्होंने अमेरिका को भी चैलेंज किया है, उन्होंने चाइना को भी चैलेंज किया। क्योंकि देखिए चाइना के बारे में एक्सप्लिसिटली नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे वो चाइना यहाँ पे मेंबर भी है, बट डेफिनेटली उन्होंने बोल दिया है डी अमेरिकनाइजेशन एंड डी सिनेजाइजेशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर और ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ साउथ। उन्होंने जो साउथ साउथ की बात है, उन्होंने ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट की बात की है।
सर, ये जो 31 पन्नों का जॉइंट डिक्लेरेशन है जिसमें 126 के आसपास पॉइंट्स हैं, इनमें एक मुद्दा ये भी उठा है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ जाकर जिस तरह से अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, वो बहुत चिंता की बात है और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही ऐलान कर दिया कि ब्रिक्स में जो आएंगे नए देश उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पेरिस समझौते से अपने आप को अलग कर दिया, डब्ल्यूएचओ से अलग कर दिया, तो वो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन मानते भी नहीं। इसके लिए बाद हमने देखा है कि कैसे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो डी अमेरिकनाइजेशन की बात चालू हो गई। एक्सप्लिसिटली लोग बोलने लगे हैं कि आज हमें डी अमेरिकनाइजेशन करना है। और भारत के प्रधानमंत्री ने आपने देखा कि कैसे G7 में भी उन्होंने यूरोप के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। वो अपना संबंध बढ़ा रहे हैं अफ्रीका के साथ, वो संबंध बढ़ा रहे हैं जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, सब जगह से बढ़ा रहे हैं। और अमेरिका को बोल दिया है आपको आना है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, वर्ल्ड की समिट में अटेंड कर सकते हैं। और एक तरह से एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर जो नया ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके अंदर डी अमेरिकनाइजेशन भी होगा, डी सिनेजाइजेशन भी होगा। ये उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है। देखिए, वर्ल्ड मीडिया सिर्फ डी अमेरिकनाइजेशन बोल रहा है, वो आपको ये समझना पड़ेगा इसमें चाइना को भी आड़े हाथों लिया है, क्योंकि चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के द्वारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों को उनको डेट देके उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अपने हिसाब से यूज करता है, वहां के पोर्ट्स अपने नाम कर लेता है, भले वो हम्बनटोटा हो या ग्वादर हो। ये सब चीज भारत ने क्लियर कट बोल दिया। सर, पीएम मोदी का कद इस ब्रिक्स समिट के बाद आप कहां देखते हैं? क्योंकि अगर आप तस्वीरें देखें इस समिट की तो बिल्कुल सेंटर में पीएम मोदी खड़े हैं और हमारे देश का एक तबका है जिन्होंने G7 को लेकर शोर करना शुरू कर दिया था कि देखिए पीएम मोदी वहां नजर नहीं आ रहे, जबकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि G7 में भारत मेंबर नहीं है, एक गेस्ट के तौर पर, एक इन्वाइटी के तौर पर उनको बुलाया गया था। लेकिन ब्रिक्स में तो भारत जो है वो एक मेंबर है, तो यहां पर तो पीएम मोदी की तस्वीर को देखकर उनको मिर्ची लग गई होगी। इस समिट में तो पीएम मोदी लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट वो लूला डी सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उनके साथ मिलके वो ब्रिक्स को एंकर कर रहे हैं। एक तरह से मजदार में छोड़ दिया है पुतिन और शी जिनपिंग ने। आप ये देख लीजिए ना, अमेरिका के अंदर जो लीडरशिप है उसके लिए वहां के लोगों को ही प्रॉब्लम है। नो बडी ट्रस्ट ट्रम्प, नो बडी ट्रस्ट बाइडन, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपने देखा कि इलॉन मस्क ने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें 12 लाख लोगों ने एक तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया। 65% पीपल ने बोला कि हमें नई पार्टी चाहिए। इसके लिए वहां पे वो नई अमेरिकन पार्टी बना रहे हैं। शी जिनपिंग, आपको मालूम है, कभी भी उन्होंने एक समिट कभी भी उन्होंने स्किप नहीं की, पर इस बार आपको मालूम है उनको नजरबंद किया गया है, जैसे रिपोर्ट आ रही है, और उनके वहां पे पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि ग्लोबली पीएम मोदी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। उनका जो कद है बहुत हद तक बढ़ चुका है। इतना हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मुंह छुपा के भाग गए G7 समिट में, और वहां पे भी मोदी जी ने बोल दिया था कि जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है आप उनको रिवॉर्ड मत करिए। एक तरह से डायरेक्टली कटाक्ष किया है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और आप भूल चुके हैं वो जो हंसी उन्होंने मैक्रोन के साथ उन्होंने जब गले मिलके पूछा था कि आजकल ट्विटर में बहुत ज्यादा फाइटिंग कर रहे हो, तो एक तरह से देखिए वहां पे कटाक्ष भी कर दिया, वहां पे बात भी कह दी, और कम शब्दों में उन्होंने दिखा भी दिया कि आपकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है आप मजाक के पात्र बन चुके हो। डोनाल्ड ट्रंप इसी के कारण एक तरह से मोदी जी से जीत चुके हैं। वो एक तरह से परेशान हो चुके हैं कि मोदी जी को कैसे वो टेम करें। मोदी जी को उन्होंने इनवाइट भी किया था तो मोदी जी ने उनको मना कर दिया और उनको बुलाया, आपको कोर्ट समिट के लिए आना है, आप आना चाहते हो तो आ जाना। तो अब इसके ऊपर वार्तालाप चालू होगी जब मोदी जी वापस आएंगे। और फिर सर ये भी तो देखिए ना, G7 में पीएम मोदी के पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप भाग गए और ब्रिक्स में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर आप देखिए शी जिनपिंग आए ही नहीं, तो बहुत बड़ा मैसेज तो यहीं से चला गया। लेकिन सर अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे इस जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज साफ था, क्या अब आपको लगता है कि भारत जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर सीधे सीधे पाकिस्तान को घेरता आया है, अब क्या वही इक्वेशन हमारे चाइना के साथ भी होते दिख रहे हैं आपको? देखिए, चाइना के साथ कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। वहां पे उनकी जो दुखती रग है वो तिब्बत है।
और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से पीएम मोदी जी ने अ, अ, दलाई लामा को एक्सटेंड किया था विशेष, और इसके आगे आप देखेंगे शायद इंडिया का ताइवान के साथ कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि चाइना ने एक तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमने उनको बहुत बार बोला बाउंड्री रेज़ोल्यूशन, बाउंड्री डिस्प्यूट को बढ़ाइए मत, पर चाइना मानने वाला नहीं है। वो हमारी जो प्रार्थना है उसको हमारी वीकनेस ले रहा है। तो अब भारत ने फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा कि दलाई लामा के सक्सेसर के लिए उन्होंने इनडायरेक्टली दलाई लामा का स्टैंड को एंडोर्स कर लिया है। वहाँ पे आपने देखा है कि कल उनके बर्थडे पे जो 2 डिस्प्यूटेड स्टेट है, उनके चीफ मिनिस्टर जो चाइना डिस्प्यूट करता है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम और सिक्किम के सीएम दोनों जाके उधर मिले भी हैं। और दलाई लामा जी अभी बात सुनने में आ रहा है कि वो लद्दाख भी जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ बड़ा स्पिरिचुअल फेस्ट भी करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो तिब्बतन इश्यू है उसको एक तरह से इंटरनेशनलाइज़ किया जा रहा है, और यूएस भी इसमें हमारे साथ है क्योंकि उन्हें भी चाइना से खतरा है। और सेकंड आप ये भी देख रहे हैं कि ताइवान की कंपनियाँ भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। भारत और ताइवान के बीच में ट्रेड रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट ताइवान ने तो बोल भी दिया है कि हम आपके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेने को तैयार हैं। अब भारत को देखना है कि भारत उनको डिफेंस सिस्टम देगा, नहीं देगा वो हमें नहीं मालूम। मोदी सरकार क्या करेगी वो मोदी जी जाने। बट एक चीज़ मेरा मानना है कि चाइना को समझा रहे हैं कि भैया आप मान जाओ, नहीं तो हमें भी आता है। आप अगर हमें इंडियन ओशन रीजन में घेरोगे, तो हम आपको साउथ चाइना सी में आपको तंग करेंगे। ये बात उनको समझाई जा रही है। सर, और अब तो ये आंकड़े भी सामने आ गए हैं ना, ये सच्चाई भी सामने आ गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उस दौरान पाकिस्तान को 81% जो हथियार वो इस्तेमाल करा था भारत के खिलाफ वो चाइना ने दिए थे। तो जब ये सच्चाई सामने आ गई है तो चाइना को तो अब अपना मुंह छिपाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़ना है तो सीधे सीधे लड़ो। तुम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो वाया पाकिस्तान भारत के साथ। देखिए, भारत सरकार ने तो क्लियर कट बोल दिया कि चाइना अपने जो भी नए वेपन्स है वो पाकिस्तान को देके टेस्ट कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस। वो एक तरह से आप समझ लीजिए उसको लैब रैट बना के काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि अब पाकिस्तान इतना खफा है, वो यूएस के साथ जाके बैठ चुके हैं। और वहाँ पे भी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि मुल्ला मुनीर ने एक तरह से शायद वो कूप भी कर दे और अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकते हैं। तो एक तरह से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो है खुद चाइना से परेशान है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स इनको दिए हैं, पूरा पैसा वसूल किया है, और एक तरह से जो मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान की साख भी गई है। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री जो बोलता हूँ, जो अगर आप देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फोर्स बोलते हैं, उसको अगर एक मुंह की खानी पड़ी है तो उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग कम हुई है। अब लोग उनको बुलाएंगे नहीं, अभी लोग उनके ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। तो एक तरह से मुल्ला मुनीर के लिए ये एक पर्सनली एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है, ये मेरा मानना है। सर, आपको नहीं लगता कि चाइनीज माल जो है, हम तो जानते हैं कि 24 घंटे में चला जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ खेल खेला और उनको सब स्टैंडर्ड हथियार दिए और असली हथियार जो थे वो उनको दिए ही नहीं, पैसा असली देखिए का वसूल कर लिया और नकली हथियार उनको दे दी। देखिए ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मालूम है चाइना 51 नेशंस को अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान जो है बैटल टेस्टेड में अगर उसने सब स्टैंडर्ड वेपन्स देते हैं तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ेगा। और एक तरह से चाइना का एक चीज है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग में बढ़िया है, पर उनको पूरा चीज नहीं मालूम, टेक्नोलॉजी नहीं मालूम। और आपने देखा है कि कैसे उनके जो सिस्टम्स है वो बोलते हैं कि हमारे सिस्टम्स अच्छे हैं, पर वो बैटल टेस्टेड नहीं है। और भारत के जो सिस्टम्स होते हैं वो एक तरह से कड़ी, उसको आप कोई भी भारत का डिफेंस सिस्टम लेते हैं तो उसको लद्दाख में भी टेस्ट किया जाता है, उसको सुंदरबन में भी टेस्ट किया जाता है, उसको थार डेजर्ट में भी, रेगिस्तानों में भी टेस्ट किया जाता है। तो डिफरेंट मौसमों में टेस्ट होने के बाद फिर बाद में लिया जाता है। चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाइना में क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, क्या ठीक है चल गया तो ठीक है, उसका मास प्रोडक्शन करो, और कुछ इक्विपमेंट्स वो लोग खुद के लिए रख लेते हैं, फिर बाद में कुछ इक्विपमेंट्स बांग्लादेश और ये म्यांमार और पाकिस्तान को बेच के वो अपना कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब ऐसी भी बात है, आपने सुनी होगी कि बांग्लादेश और म्यांमार के जो इक्विपमेंट्स, चाइनीज इक्विपमेंट्स जो उन्होंने बेचे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनका मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक तरह से कारगर नहीं है। और चाइना के अंदर करप्शन भी बहुत बढ़ गया है। वहाँ की डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे हेवी करप्शन है।
पर सर, अब जब ब्रिक्स का ये सम्मेलन खत्म हो गया और भारत अगले साल इसका अध्यक्ष बनेगा, भारत में ही ये होगा, तो आपको लगता है कि कितनी बड़ी और नई-नई चुनौतियाँ होंगी भारत के साथ? क्योंकि बहुत से और देश भी ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहेंगे। देखिए नेक्स्ट ईयर जो ब्रिक्स समिट जो होगी, भारत चाहेगा जो डिस्प्यूट जो ब्रिक्स का और G7 वेस्ट के साथ है, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। भारत विल एक्ट एज़ अ ब्रिज, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपने देखा कि G20 के समिट में भी कैसे मोदी जी ने एक डिक्लेरेशन, कॉमन डिक्लेरेशन पे सबको राजी कर दिया। द ओनली नेशन जो ये काम कर सकता है वो भारत है। और ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होगी तो भारत अपना एक तरह से एजेंडा बता सकता है कि वो चाहेगा कि वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो, कोलैबोरेशन हो और कोलैबोरेशन के पॉइंट्स ढूँढे जाएँगे। तो ये मेरा लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी लग रहा है नेक्स्ट ईयर। हाँ, इससे ज़रूर मेरे ख्याल से चाइना एक तरह से उसको फ़र्क पड़ेगा, पर भारत की अध्यक्षता रहेगी तो भारत जो फ्रेमवर्क बना देगा, वो पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो पीएम मोदी ही ब्रिक्स के बॉस हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है, उसमें भी भारत का ही दबदबा दिख रहा है। पहलगाम का मुद्दा उसमें शामिल किया गया है, वरना इस मुद्दे को एससीओ में तो चाइना ने बिल्कुल नकार दिया था। तो अब देखते हैं और क्या-क्या चुनौतियां ब्रिक्स के सामने होती हैं और उनसे कैसे हैंडल करता है भारत। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम मंजू जी।